आज हम माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो साइटोप्लाज्म में कई कोष्ठ होते हैं। इसके बाद भी साइटोसोल एक सतत संरचना होती है जो सेल्स की आंतरिक स्ट्रक्चर को विभिन्न कार्य करने के अनुकूल बनाती है। यह सेल की कोलॉइडल स्ट्रक्चर होती है जो कि सोल जेल तथा विस्कोसिटी के होने वाले परिवर्तन, साइक्लोसिस, स्पिंडल्स का निर्माण, सेल विभेदन etc. विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होती है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का निर्माण सूक्ष्म नलिकाओं माइक्रोफिलामेंट से होता है। ये संपूर्ण साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं। ये स्ट्रक्चर सीलिया, फ्लैजेला तथा सेंट्रल का निर्माण भी करती है जो कि सेल्स के प्रजनन में सहायक होती है। साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले माइक्रोफिलामेंट सेल की संकुचन प्रणाली की मुख्य स्ट्रक्चर है। संकुचन की प्रक्रिया में कई प्रोटीन सीधे संकुचन में या संकुचन के नियंत्रण में भाग लेती है। यदि साइटोप्लाज्म से केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा माइक्रोसोल का भाग विलग कर दिया जाए तो जो भाग शेष रहता है उसे साइटोसोल कहते हैं। इस भाग में घुलनशील प्रोटीन तथा एंजाइम पाए जाते हैं। ये प्रोटीन्स तथा एंजाइम संपूर्ण सेल में पाए जाने वाले प्रोटीन्स तथा एंजाइम का 20 से 25% तक होता है। इनमें सबसे प्रमुख एंजाइम वह होते हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस तथा प्रोटीन्स सिंथेसिस के साथ टाइम अमीनो एसिड को क्रियाशील करते हैं। इसमें एटीपी भी बड़ी मात्रा में संग्रहित होती है। इसी प्रकार प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेने वाली विभिन्न आरएनए तथा राइबोसोम्स यूनिट इनका भाग होती है। साइटोस्केलेटन, तो साइक्लोस्केलेटन जो होता है, साइक्लोस्केलेटन वर्ड का यूज कैल्टजॉफ ने 1928 में साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंतु जाल के लिए किया था। बाद में कुछ टाइम के लिए इसे अभिरंजन की त्रुटि भी माना गया, परंतु यह अब स्थापित हो चुका है कि साइटोप्लाज्म में केंद्र द्रव के अतिरिक्त दर तंतु पाए जाते हैं। ये तंतु अत्यधिक पतले होते हैं तथा वे कोशिका की शेप निर्धारित करते हैं। साइटोस्केलेटन मुख्य रूप से 3 टाइप के प्रोटीन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। पहला है माइक्रोफिलामेंट, मध्यवर्ती तंतु और माइक्रोट्यूब्यूल। ये तंतु सेल्स के कोशिकांग तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से विभिन्न प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिव फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। एक्टिव फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अधिकतर सेल में साइटोस्केलेटन प्रोटीन एक्टिन होती है जो कि पॉलीमराइजेशन के बाद एक्टिन फिलामेंट बनती है जो कि पतले, लचीले तथा संकुचनशील तंतु होते हैं। इनका व्यास 7 nm तथा लंबाई जो होती है कई माइक्रोफिलामेंट होती है। सेल के अंदर एक्टिन फिलामेंट, जिनको माइक्रोफिलामेंट भी कहते हैं, आपस में मिलकर बंडल और ग्रुप बनाती है और ये संरचनाएं सेमी सॉइल्ड के गुणों को दर्शाती है। एक्टिन फिलामेंट का संग्रह असेंबली तथा डिसअसेंबली तथा उसकी बंडल में क्रॉस लिंकिंग और उनका सेल मेम्ब्रेन से जुड़ने की प्रक्रिया तो उनकी प्रक्रिया जो होती है
एक्टिन को जोड़ने वाली विभिन्न प्रोटीन के द्वारा नियंत्रित होती है, जो कि एक्टिन साइटोस्केलेटन के भाग में होते हैं। एक्टिन फिलामेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक जाल बिछाते हैं, जो कि सेल का साइज एंड शेप को यांत्रिक आधार प्रदान करता है तथा सेल के प्रजनन तथा सेल के सूडोपोडिया के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी हेल्प से छोटे कणों आदि को निगल सकती है और प्रजनन कर सकती है। असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो एक्टिन प्रोटीन को सर्वप्रथम जो होता है मांसपेशियों से प्राप्त किया गया था। मसल्स में एक्टिन सेल की संपूर्ण प्रोटीन का 20% होता है। प्रारंभ में यह माना गया था कि एक्टिन मसल्स के संकुचन की प्रोटीन है। अब यह ज्ञात हो चुका है कि यह सभी सेल्स की तुलना कुल प्रोटीन का 5 से 10% होती है। एक्टिन मॉलिक्यूल ग्लोब्यूल प्रोटीन है जिसमें 375 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। प्रत्येक एक्टिन मोनोमर ग्लोबुलर बराबर G माइनस एक्टिन में बंधन बाइंडिंग स्थल होते हैं जो अन्य एक्टिन मोनोमर से मिलते हैं। इस टाइप एक्टिन मोनोमर पॉलीमराइजेशन के बाद जो होता है फिलामेंट्स एक्टिन का निर्माण करती है। प्रत्येक मोनोमर 166 अंश पर फिलामेंट में घूमता है डिग्री पर, जिसके कारण इसकी संरचना दो फिलामेंट्स की हेलिक्स के समान दिखाई देती है। क्योंकि सभी एक्टिन मोनोमर एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए इनको तंतु की गुणवत्ता भिन्न भिन्न होती है। एक्टिन फिलामेंट का समुच्चयन का सेल्स के बाहर स्टडी किया जा सकता है। सेल के बाहर आयोनिक सांद्रता इस क्रिया को प्रभावित करती है। जब आयोनिक सांद्रता कम होती है तो एक्टिन फिलामेंट से मोनोमर विलग हो जाते हैं, परंतु जब आयोनिक सांद्रता सेल के फिजियोलॉजिकल स्टेट के समान होती है तो एक्टिन मोनोमर पॉलीमराइजेशन दर्शाते हैं, जिसे न्यूक्लिएशन भी कहते हैं। एक्टिन फिलामेंट के बनते टाइम एक्टिन मोनोमर प्लस सिरे के और अधिक तेजी से जुड़ते हैं, जबकि माइनस सिर पर मोनोमर जो होते हैं धीरे जुड़ते हैं। इसमें एटीपी उपयोग होती है। एक्टिन मोनोमर एटीपी से जुड़ता है और एटीपी एडीपी में टूटती है तथा एक्टिन मोनोमर फिलामेंट से जुड़ जाता है। यद्यपि पॉलीमराइजेशन के लिए एटीपी का कोई यूज नहीं होता, परंतु जो मोनोमर एटीपी से जुड़ते हैं वे तंतु से तेजी से जुड़ते हैं, जबकि जिस मोनोमर में से एटीपी जुड़ती है वह फिलामेंट में धीमे जुड़ता है। एक्टिन फिलामेंट की जो गति होती है वो डायनेमिक बिहेवियर को दर्शाता है। यहाँ हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये डायग्राम है। ये दोस्तों जी एक्टिन है, यहाँ पे जी एक्टिन है, यहाँ पे डाइमर है, और ये ट्राइमर है, ये ट्राइमर TRIMER, और यहाँ पे माइनस एंड सिरा है, ये यहाँ पे प्लस F एक्टिन है। एक्टिन फिलामेंट का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो जैसा कि पूर्व में बताया गया था कि एक्टिन फिलामेंट के दो सिरे अलग अलग गति से ग्रोथ करते हैं। प्लस सिरे पर मोनोमर अधिक तेजी से जुड़ते हैं। यह तेजी से ग्रोथ करने वाला सिरा होता है। यह ऋण सिरे से 5 से 10 गुना अधिक तीव्रता से ग्रोथ करता है। एटीपी एक्टिन कम गति से विलग होते हैं और यहाँ पे क्रिटिकल कंसंट्रेशन में कमी आती है। इस क्रिया को पांव चक्की की तरह या थ्रेड मिलिंग कहते हैं, जो कि एक्टिन फिलामेंट के गति व्यवहार को दर्शाती है।
तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट दो प्रकार से संगठित होते हैं। पहला एक्टिन बंडल और एक्टिन नेटवर्क। तो एक्टिन बंडल में तंतु पास पास समानता लगते हैं तथा उनको तिर्यक बंध एक दूसरे से जोड़ते हैं, जबकि जाल में एक्टिन फिलामेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। जबकि फिलामेंट का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऑर्थो जेनल एरीज में होता है। यह ऑर्गेनाइजेशन अर्ध ठोस जेल के समान नेटवर्क बनाता है। तिर्यक बंधन एक्टिन को जोड़ने वाली प्रोटीन के होते हैं। ये प्रोटीन कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसके कारण अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर बनती हैं। यहाँ पे हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट एंड क्रॉस लिंकिंग का डायग्राम है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बंडल्स हैं बहुत सारे, ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ये क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन है। यहाँ पे ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है इनका, ये क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन है और ये एक्टिन फिलामेंट है। तो एक्टिन को जोड़ने वाली वह प्रोटीन जो तिर्यक बॉन्ड बनाती है, उसमें दो डोमेन होते हैं, जिससे वे अलग अलग दो एक्टिन फिलामेंट को जोड़ती है। तिर्यक बॉन्ड बनाने वाली प्रोटीन तथा शेप इन एक्टिन फिलामेंट के बॉन्ड के स्वभाव को दर्शाती है। वह तिर्यक बॉन्ड वाली प्रोटीन जो कि फिलामेंट को बंडल में परिवर्तित करती है, उसे बंडल बनाने वाली एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन छोटी तथा दृढ़ होती है, जो कि फिलामेंट को एक दूसरे के पास जोड़ती है। दूसरी ओर जो प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट को नेटवर्क में परिवर्तित करती है, वे बड़ी लचीली प्रोटीन होती हैं, जो कि लंब तंतु को तिर्यक बॉन्ड से जोड़ती हैं। एक्टिन को जोड़ने वाली तिर्यक बॉन्ड्स में पाए जाने वाली विभिन्न प्रोटीन की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, अर्थात एक्टिन को बांधने वाले समान होते हैं। उनमें जो विभिन्नता होती है उसके लिए उनमें पाए जाने वाली एमिनो एसिड की स्पेयर सीक्वेंस उत्तरदायी होती है। ये स्पेयर सीक्वेंस उनकी लंबाई तक लचीलेपन को निर्धारित करती है। स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे वर्क के बेस पर दो प्रकार के ये वर्क है WORK। बेस पर दो प्रकार के एक्टिन बंधन पाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न एक्टिन को बांधने वाली प्रोटीन का समावेश होता है। पहले प्रकार के एक्टिन बंडल में एक्टिन फिलामेंट पास पाए जाते हैं तथा एक दूसरे के समानांतर पाए जाते हैं। इस प्रकार के बंडल में सभी फिलामेंट की जो पोलैरिटी एक जैसी होती है तथा उसके प्लस सिरे सदैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन फिलामेंट के बंडल बनाने में जिस प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है उसे फिम्ब्रेन कहते हैं। फिम्ब्रेन को सबसे पहले आंत की माइक्रोविलाई से प्राप्त किया गया था। उसके बाद कई टाइप की सेल्स के बाहरी प्रोजेक्शन से प्राप्त किया गया। फिम्ब्रेन 68 kD प्रोटीन है, जिसमें से जो एडजेक्ट एक्टिन को बांधने वाले डोमेन होते हैं, जो कि निकटतम समानांतर एक्टिन फिलामेंट के बीच बनाते हैं। दूसरे टाइप के एक्टिन बंडल उन फिलामेंट से बनते हैं जो कि एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं। इनको जो होता है कंट्रैक्टियल संकुचनशील बंडल कहते हैं। इनमें तिर्यक बंध बनाने वाले प्रोटीन अल्फा एक्टिनिन होती है। फिम्ब्रेन की तुलना में अल्फा एक्टिनिन फिलामेंट है से एक डाइमर के रूप में
जुड़ती है। डायमर के रूप में जुड़ती है। इसकी प्रत्येक यूनिट जो होती है 102 केडी की होती है तथा उसमें एक्टिन से जुड़ने के लिए सिर्फ एक डोमेन या सिरा होता है। वह एक्टिनिन के द्वारा जो एक्टिन फिलामेंट जोड़े जाते हैं उनके बीच की दूरी 440 nm होती है, जबकि फिम्ब्रिन के द्वारा जोड़े जाने वाले तंतुओं के बीच की दूरी 14 nm होती है। जाल में एक्टिन फिलामेंट को फिलामिन बंधकारी प्रोटीन माइनस 280 ABP 280 भी कहते हैं। एक्टिन होता है मायोसिन एंड सेल मूवमेंट। एक्टिन फिलामेंट अधिक मायोसिन से जुड़कर सेल के विभिन्न टाइप के प्रचलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मायोसिन एक मॉलिक्यूलर मोटर प्रोटीन है जो कि केमिकल एनर्जी ATP को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, जिससे फोर्स तथा मूवमेंट उत्पन्न होता है। मसल्स के संकुचन में यही प्रक्रिया होती है। मायोसिन मॉलिक्यूल्स की मोटर प्रक्रिया को समझने का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है एक्टिन मायोसिन अंतर प्रक्रिया। मसल जो होती है कि संकुचन के अतिरिक्त सेल के अन्य जो मूवमेंट होते हैं, एग्जाम्पल सेल डिवीजन ETC को भी नियंत्रित करता है। एक्टिन जो होता है साइटोस्केलेटन सेल के क्रैवलिंग के लिए उत्तरदायी होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल के इंटरमीडिएट फिलामेंट का व्यास 10 nm होता है, जो कि दो प्रमुख साइटोस्केलेटन फिलामेंट के बीच का होता है। एग्जाम्पल के लिए एक्टिन फिलामेंट का व्यास 7 nm होता है, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स का व्यास 25 nm होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट सीधे सेल मूवमेंट से संबंधित नहीं होते हैं। इनका मेन वर्क जो होता है सेल्स एंड टिश्यूज़ को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना है। यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट में पाई जाने वाली प्रोटीन कई प्रकार की होती हैं, जो कि अलग अलग सेल्स में भिन्न टाइप की होती हैं। इनको 6 क्लास में रखा गया है, जो कि तालिका में है। पहला है यहाँ पे प्रोटीन की बात करें तो साइज एंड सेल्स। यहाँ पे एक्टिन, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैं आगे का समझा देता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें। यहाँ पे तो माइक्रोट्यूब्यूल्स सभी यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जाने वाली संरचनाएं हैं। इनकी विशेष नलिकाकार साइज है तथा विभिन्न सेल्स में इनकी जो होती है प्रॉपर्टीज़ की भी एक जैसी होता है। इन स्ट्रक्चर को सर्वप्रथम डी रोबर्टिस एंड फ्रांसिस 1953 ने माइलिनेटेड नेरोस फिलामेंट को में देखा था। इन सेल्स में इनको न्यूरोट्यूब्यूल्स कहा गया तथा ये लंबी अशाखित 20 से 30 nm व्यास वाली अतिरिक्त लंबाई वाली नलिकाएं होती हैं। इन स्ट्रक्चर को विभिन्न एनिमल सेल्स में देखा गया है। ये स्ट्रक्चर लगभग एक समान साइज 25 nm की सीधी नलिका होती है, जिनकी लंबाई कुछ माइक्रोमीटर होती है। यदि इनका अप्रयुक्त अनुप्रस्थ काट देखा जाए तो इनके मध्य में छोटा सा स्थान होता है तथा दीवार लगभग 6 nm मोटी होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर सर्पिल तंतु में होती है, जिसका व्यास 25 nm होता है। इसमें 34 यूनिट पाई जाती हैं। अनुप्रस्थ काट में 13 सब यूनिट 13 सब यूनिट दिखाई देती हैं, जिनके केंद्र में 14 nm का रिक्त स्थान होता है। सामान्य रूप से सभी माइक्रोट्यूब्यूल्स साइज तथा वर्क में एक जैसी होती हैं, परंतु वे कुछ गुणों में एक दूसरे से भिन्नता दर्शाती हैं। एग्जाम्पल के लिए सीलिए तथा पक्षाप अन्य माइक्रोट्यूब्यूल्स से भिन्न
भिन्न होते हैं। इसी टाइप जो स्पिंडल फिलामेंट की माइक्रोट्यूब्यूल्स परिवर्तनशील होती है। सेल्स द्रव की माइक्रोट्यूब्यूल्स उस टाइम समाप्त हो जाती है जब उनको कॉल्चिसिन से संबंधित किया जाता है, या उनको जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर लंबे समय तक रख सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की संरचना है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 14 nm का ये लंबाई चौड़ाई है। यहाँ पे नीचे देखें हम तो दोस्तों बीटा ट्यूबुलिन एंड अल्फा ट्यूबुलिन है। तो केमिकल कंपोजिशन की हम बात करें यहाँ पे, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन की होती है। जो सर्वप्रथम प्रोटीन इन स्ट्रक्चर में पाई जाती है उसे ट्यूबुलिन कहते हैं। यह प्रोटीन जो है यह प्रोटीन जो है सीलिया फ्लैजिला तथा साइटोप्लाज्म की माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। यह एक डाइमर या द्विलीय प्रोटीन है। इसका अणुभार जो होता है 10,000 से लेकर 12 अणुभार जो है 1,10,000 से लेकर 1,20,000 तक डाल्टन तक होता है। फ्लैजिला में ट्यूबुलिन ए तथा ट्यूबुलिन बी 2 मोनोमर पाए जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। तो अल्फा तथा ट्यूबुलिन बीटा दोनों मोनोमर पाए जाते हैं जो मिलकर इनकी संरचना बनाते हैं। इनका अणुभार लगभग 5500 जो है मतलब 55,000 जो है डाल्टन होता है। 55,000 डाल्टन होता है। दोनों मिलकर डायमर बनाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देने वाली स्ट्रक्चर 8 nm में दोनों ट्यूबुलिन मोनोमर का आपस में सर्पिल बॉन्ड दर्शाता है। अलग अलग स्रोतों से प्राप्त ट्यूबुलिन प्रोटीन में एक जैसी अमीनो एसिड पाई जाती हैं। कभी कभी दो मोनोमर के बीच कुछ अमीनो एसिड में अंतर होता है। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन में जो है ट्यूबुलिन डाइमर जो है एक निश्चित क्रम तथा अभिविन्यास से लगते हैं। यह एक निश्चित क्रम होता है। साइटोप्लाज्म में इनके निर्माण के कुछ निश्चित स्थान होते हैं, जैसे कि सेंट्रोइड और सीलिया की जो बेसल बॉडीज। इन स्थानों में पॉलीमराइजेशन MIRISS पॉलीमराइजेशन प्रारंभ होता है। इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स कहते हैं। साइटोप्लाज्म में बनने वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए पॉली जो होता है मराइजेशन क्रिया जो होते हैं इंटरफेस के टाइम अधिक होती है, जबकि स्पिंडल की माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है मेटाफेज के टाइम बनती है। इसलिए उस टाइम अधिक जो होता है पॉलीमराइजेशन होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन फ्री ट्यूबुलिन की उपलब्धता तथा CAMP आधारित काइनेज पर निर्भर करती है। CAMP की उपलब्धता माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन को बढ़ाती है, जिससे सेल लंबी हो जाती है। और यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स के सेलुलर जो होता है कल्चर के टाइम तथा फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन इसी टाइप होता है। यदि कोल्चिसिन का यूज किया जाए तो असेंबली बंद हो जाता है, परंतु टूटने की क्रिया असेंबली चलती रहती है। असेंबली में
असेंबली में एटीपी की नीड होती है, वह एनर्जी प्रदान करती है तथा जीडीपी में टूट जाती है। यदि डीटीपी उपलब्ध नहीं होती है तो यह क्रिया स्वतः रुक जाती है। इसी टाइप Ca++ आयन की सूक्ष्म नलिकाओं के निर्माण को प्रभावित करता है। यह इसके असेंबली को रोकता है। इस कार्य के एक Ca++ से जुड़ने वाली प्रोटीन कैल्मोडुमिन जो होती है हेल्प करती है। माइक्रोट्यूबुल्स का फॉर्मेशन 37 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जबकि वह 5 डिग्री सेल्सियस पर टूटती है। जब माइक्रोट्यूबुल्स को प्योर फेज में विलय किया गया है तब पता चला कि उनमें ट्यूबुलिन के अतिरिक्त 15 से 20% दूसरी प्रोटीन हुई होती है। इन प्रोटीन को माइक्रोट्यूबुल्स से संबंधित प्रोटीन प्रोटीन जो कहते हैं। इन प्रोटीन का जो होता है मेटिकुलर वेट जो होता है, वह भार जो होता है वह 3 लाख से लेकर $55,000 तक होता है। यद्यपि इन प्रोटीन का क्या वर्क है यह निश्चित नहीं है। यह अतिरिक्त कारक स्टोइचोमेट्रिकली वर्क करते हैं। यह उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते। इसमें सबसे आवश्यक कारक जो होता है वह 4,4 टाउ 4 प्रोटीन का सम्मिलित रूप है। यह कारक जो होता है काल्मोबुलिन बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि Ca++ से भी जुड़ती है। जब यह कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो सूक्ष्म नलिकाओं का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है, परंतु जब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टूट जाती है तथा Ca++ एवं काल्मोड्यूलिन प्रोटीन फ्री हो जाती है, माइक्रोट्यूबुल्स का फॉर्मेशन रुक जाता है और सेल्स में माइक्रोट्यूबुल्स के अतिरिक्त स्थान को एंटीबॉडी की हेल्प से पता कर सकते हैं। टाउ तथा MAP तथा MAP2 ऐसी प्रोटीन हैं जिनके विपरीत जो होता है एंटीबॉडीज आसानी से तैयार की जा सकती है और उनका जो यूज है इन माइक्रोट्यूबुल्स की प्रेजेंस ज्ञात करने में किया जाता है। साइटोप्लाज्म की माइक्रोट्यूबुल्स के वर्क की हम बात करें तो साइटोप्लाज्म के माइक्रोट्यूबुल्स निम्न वर्क करती हैं। इनमें से होता है सीलिया, फ्लैजेला एंड सेंट्रल के द्वारा किए जाने वाले कार्य सम्मिलित नहीं है। मैकेनिकल फंक्शन की हम बात करें तो कुछ सेल्स का साइज जो होता है उनके उभार etc का निर्धारण माइक्रोट्यूबुल्स के वितरण तथा ओरिएंटेशन पर निर्भर करता है। इनको सेल्स का जो होता है फ्रेमवर्क माना जाता है। ये सेल्स के साइज के आधार साथ सेल में पाए जाने वाले पदार्थों के वितरण में सहायक होती है। यहाँ पे हम मॉर्फोजेनेसिस की बात करें तो माइक्रोट्यूबुल सेल्स के प्रत्याहार के साथ साथ सेल्स के विभाजन के टाइम उसके साइज का निर्धारण भी करती है। एग्जाम्पल के लिए आँख के लेंस प्लेकोड के विपेरण अर्थात निर्माण के टाइम जो माइक्रोट्यूबुल बनती है वह उस स्ट्रक्चर के निर्माण के विकास तथा फॉर्मेशन के लिए अति आवश्यक होती है। इस प्रकार स्पर्म के फॉर्मेशन के टाइम सामान्य सेल्स का स्पर्म नंबर सिर्फ में विभेदन होना, न्यूक्लियस का लंबतर होना इसी क्रियाओं में माइक्रोट्यूबुल्स विशिष्ट साइज प्राप्त करने में सहायक होती है। सेलुलर पोलैरिटी एंड मोटिलिटी। कुछ सेल्स में इंटरनल पोलैरिटी का निर्धारण माइक्रोट्यूबुल्स करती है। इनके द्वारा की जाने वाली कुछ प्रमुख क्रियाएं इस प्रकार हैं: सेल मेम्ब्रेन का उत्कुंचन, एंडोसाइटोसिस, अंतःकोशिकीय क्रिया एंड सेल का किसी लेयर से जुड़ना एंड माइक्रोविलाई का बनना तथा बढ़ना। इनके अतिरिक्त सेल का किसी विशेष दिशा में
ग्लाइडिंग तथा गतिशीलता इनकी हेल्प से होता है। सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो मैक्रो मोलिक्यूल्स के प्रभाव तथा ट्रांसपोर्ट में माइक्रोट्यूब्यूल्स अति आवश्यक वर्क करती है। इसका एग्जांपल होता है एक्टिनोस्फेरियम प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। इसमें लंबे कुछ उत्पादों का निर्माण होता है जिसमें सेल द्रवीकरणों का प्रवाह है का जो प्रभाव है वह आगे पीछे होता है। कुट पाद का निर्माण लगभग 500 माइक्रोट्यूब्यूल से होता है। जब इस प्रोटोजोआ को कम तापमान पर रखते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल समाप्त हो जाती है। और यहाँ पे जो होता है मेलानोसाइट्स में भी स्पेसिफिक पिगमेंट का प्रभाव एवं ट्रांसपोर्ट जो होता है सेल साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स में पाए जाने वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स में होता है। यहाँ पे हम डायनेमिक्स इंस्टेबिलिटी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें यहाँ पे तो माइक्रोट्यूब्यूल्स केवल एक टाइप की ग्लोबुलर प्रोटीन ट्यूबुलिन के बने होते हैं। ट्यूबुलिन डायमर प्रोटीन है। इसमें जो होता है अल्फा ट्यूबुलिन तथा बीटा ट्यूबुलिन दो मोनोमर होते हैं। दोनों अल्फा तथा बीटा ट्यूबुलिन एक्टिन के समान अलग अलग जीन के द्वारा उत्पन्न होती है। ट्यूबुलिन डाइमर पॉलीमराइजेशन के बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल्स में 13 प्रोटोफिलामेंट एक खोखले सेंटर में के चारों ओर लग जाते हैं। एक्टिन के समान इनमें भी दो सिरे अलग अलग स्वभाव के होते हैं। एक सिरा तेजी से ग्रोथ करने वाला सिरा होता है तथा दूसरा धीमे वृद्धि करने वाला माइनस सिरा होता है। ट्यूबुलिन डाइमर में पॉलीमराइजेशन तथा विलगीकरण की क्रियाओं के फलस्वरूप जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स का असेंबली तथा डिसअसेंबली तेजी से होता है। दवा अल्फा तथा बीटा ट्यूबुलिन में से जीटीपी से जुड़ती है जो कि एटीपी के समान एनर्जी सोर्स है। यह पॉलीमराइजेशन में प्रोसेस कंट्रोल करती है। जीटीपी विशेष रूप से बीटा ट्यूबुलिन से जुड़ती है और जीटीपी तथा P1 से जुड़ती है। जीटीपी की ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस निकटतम ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स की बंधन प्रक्रिया को शिथिल करती है जिससे जो होता है डेपोलराइजेशन विलगीकरण बढ़ता है जिसके फलस्वरूप माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायनेमिक बिहेवियर प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार एक्टिन फिलामेंट के समान माइक्रोट्यूब्यूल्स पांव चक्की जैसे बिहेवियर करते हैं जिसमें डायनेमिक बिहेवियर के फलस्वरूप ट्यूबुलिन मॉलिक्यूलर जीटीपी से जुड़कर ऋण सिरे से अलग होता है परंतु ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स जीटीपी से जुड़कर प्लस पर उसी माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में जीटीपी की हाइड्रोलिसिस डायनेमिक्स इंस्टेबिलिटी को प्रदर्शित करता है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स में ग्रोथ तथा हॉस का चक्र एक के बाद एक चलता रहता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की ग्रोथ होगी या हास होगा यह ट्यूबुलिन के जीटीपी से जुड़ने तथा जीटीपी की जलावघटन की गति पर निर्भर करता है। जब तक नए जीटीपी से जुड़े ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल बनेंगे उतनी तेजी से वे हाइड्रोलिसिस होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लस सिरे पर जीटीपी से माइनस कैप को रोककर रखते हैं। यह पॉलीमराइजेशन की गति धीमी रहती है। तब जीटीपी ट्यूबुलिन से प्लस सिरे पर जुड़ती है तथा हाइड्रोलिसिस होकर जीटीपी में परिवर्तित होती है। जब इस टाइप की क्रिया होती है तब जीटीपी से जुड़ी ट्यूबुलिन विलग हो जाती है जिसके फलस्वरूप माइक्रोट्यूब्यूल्स का तेजी से डिपोलराइजेशन होता है। टिम मिटचेसन एवं मार्क क्रेसेनोर 1984 में जो होता है डायनेमिक जो होता है इंस्टेबिलिटी का वर्णन किया था चूँकि माइक्रोट्यूब्यूल्स का माइटोसिस में प्रमुख कार्य होता है। साइंटिस्ट ने ऐसे रसायन खोजे हैं जो कि माइटोसिस की क्रिया को प्रभावित करते हैं तथा उसे रोक देते हैं। कोल्चिसिन तथा कोल्सीमिड ऐसे रसायन हैं
जो कि ट्यूबुलिन से जुड़कर माइक्रोट्यूबुल्स के पॉलीमराइजेशन को रोक देते हैं। टैक्सोल एक ऐसी दवा है जो कि माइक्रोट्यूबुल्स के बहुलीकरण को रोककर सेल डिवीजन को रोकता है, इसलिए उसका यूज़ कैंसर रोकने वाली दवाओं के रूप में किया जाता है। यहाँ पे हम निष्कर्ष की हम बात करें तो साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स का फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल्स तथा माइक्रोफिलामेंट से होता है। ये संपूर्ण साइटोप्लाज्म फैले रहते हैं। इसको जो है साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन शब्द का यूज कोल्टजॉफ ने 1928 में किया था। इसमें 3 टाइप के प्रमुख प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला एक्टिन प्रोटीन, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट मध्यकाल और माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक्टिन प्रोटीन पॉलीमराइजेशन के बाद एक्टिन फिलामेंट में बदलती है। यह फिलामेंट लचीले तथा संकुचनशील होते हैं। इनका व्यास जो होता है TNM होता है। मध्यवर्ती तंतुओं का व्यास जो होता है 10 nm होता है। 7 nm होता है। मध्यवर्ती तंतुओं का व्यास 10 nm होता है। ये सीधे सेल मूवमेंट से संबंधित नहीं होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन ट्यूबुलिन प्रोटीन से होता है। ये ट्यूबुलिन A B दोनों मोनोमर होते हैं जो मिलकर डाइमर प्रोटीन बनाते हैं। इनका एक निश्चित क्रम तथा विन्यास होता है। रेफरेंस बुक की बात करें हम तो ये